चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने कल रिड्यूसर्स पढ़ लिए थे। बेसिकली रिड्यूसर क्या होता है, आज का जो है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट होगा। क्या होगा? यूज कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ मैं एक राउट बना लेता हूँ उसके लिए, पाथ यूज, या कॉन्टेक्स्ट ही लिख देता हूँ सीधा, है ना। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली है क्या, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर प्रॉप्स को पास करते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टेट मान लो मैनेज कर रहे हैं किसी एक कंपोनेंट के अंदर, और उस स्टेट की नीड है दूसरे कंपोनेंट में, तो हम क्या करते हैं, उस कंपोनेंट को एज ए प्रॉप, उस स्टेट को एज ए प्रॉप पास करते हैं। चलो, लेकिन क्या होता है कि कई बार इतना डीप पास करना होता है उस कंपोनेंट, उस स्टेट को कंपोनेंट्स के बीच में, जहाँ हर बार पास करना आपके लिए एरर प्रोन हो सकता है, मतलब आपकी एरर्स आ सकती हैं। तो उस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमें एक एपीआई प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम पूरे जो ट्री है, ठीक है, जैसे देखो ये ट्री स्ट्रक्चर बनाएगा, इसका यूआई हमेशा ही ट्री जैसा काम करता है। जैसे पहले एक कंपोनेंट होगा ऐप नाम का, फिर उसके अंदर मान लो 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करी जाए तो उस किसी कंपोनेंट के अंदर आपके पास लेआउट है, लेआउट के अंदर एक हेडर नाम का कंपोनेंट है, उसके जस्ट पैरेलल में आपके पास में एक और कंपोनेंट है मेन या कंटेंट या साइड बार, उसके बाद आपके पास फुटर है। अब हो सकता है मेन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हों, जैसे अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट सेक्शन, कैटेगरी सेक्शन, न्यू अराइवल सेक्शन, बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं। तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स में आप रखते हो उनको। तो जब ऐसा आप करते हो तो होता क्या है कि आपका जो है कंपोनेंट्स का जो ट्री स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो उस टाइम अगर मान लो कोई ऐसी स्टेट है जो सब कंपोनेंट्स के पास अवेलेबल होनी चाहिए, या फिर आपको नीचे पास करनी है, जैसे फुटर वाला जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट चाहिए हेडर वाले को, ठीक है। तो टेक्निकली आप क्या करोगे, एज हायर कंपोनेंट में उसको मूव करोगे स्टेट को, और एज ए प्रॉप उसको पास करते रहोगे। लेकिन कई बार ये हेक्टिक हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास में कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। तो इस पर काम कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है, ठीक है, और फिर उसे ट्री स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करवाना होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ कॉम्प बना लेता हूँ, कॉम्प ए डॉट JSX, ये एक कंपोनेंट है, और जनरली बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉम्प बी डॉट JSX, और यहाँ है कॉम्प सी डॉट JSX। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट ए के अंदर मैंने कंपोनेंट बी को कॉल किया मान लो, और कंपोनेंट बी के अंदर मैंने कंपोनेंट सी को कॉल किया। और भी डीप हो सकता है, आपकी जो नेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा डीप हो सकती है। जैसे कंपोनेंट सी है, कंपोनेंट सी को कॉल किया हुआ है कंपोनेंट बी के अंदर, ठीक है, ये मैंने कॉल किया कंपोनेंट बी के अंदर, क्लियर। और कंपोनेंट बी को कॉल किया हुआ है कंपोनेंट सी के अंदर, वो ए के अंदर। तो यहाँ हमारे पास में कॉम्प बी है, ये रहा, और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ आपने एक और फाइल बना लेते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। देखो ये जब इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, जैसे यूज रिड्यूसर है, वो भी बेसिकली कब इस्तेमाल होगा, जब हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वैसे तो आप यूज स्टेट इस्तेमाल कर ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में वास्तव में एक है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो उस केस में आप इनका इस्तेमाल करो, कॉन्टेक्स्ट या फिर रिड्यूसर का।
अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि मुझे यहाँ एक स्टेट है मेरे पास में, कोई भी स्टेट में बना लेता हूँ, दैट स्टेट जैसे कॉन्स्ट, और स्टेट का कोई भी हम दे देते हैं, जैसे यूज़र नाम से मेरे पास एक स्टेट है यूज़र, और यूज़र के अंदर मेरे पास सेट यूज़र यूज़ स्टेट, और इसको एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जैसे नेम, और नेम क्या है, मान लो यूज़र का कोई नेम है जैसे सुनील, पवन, पंकज, कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है, ये रहा। क्लियर? तो आपके पास यहाँ कोई स्टेट है जिसको आपको पास करना है, कंपोनेंट सी में यूज़ करना है, और हो क्या रहा है कि कंपोनेंट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है ना, इसके अंदर कॉल किया गया है कॉम्प ए को, किसको? कॉम्प ए को, ठीक है, और कॉम्प ए के अंदर कॉल किया गया कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी को, कंपोनेंट बी के अंदर कॉल किया गया कंपोनेंट सी को। तो एक स्ट्रक्चर है, बड़ी डीप डाउन जाते जा रहे हैं हम, है ना, ट्री के अंदर मान लो कि हम उसमें अंदर जाते जा रहे हैं। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से ए के अंदर, ए से बी के अंदर, बी से सी के अंदर। तो मुझे अगर पास करनी है तो मैं इस तरीके से पास करूँगा, जैसे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है और यहाँ मैंने पास किया नेम बराबर कुछ भी, जो भी नेम है, मान लो हमने ये से पास कर दिया यूज़र डॉट नेम, ठीक है। फिर इसको नीचे कंपोनेंट सी में यूज़ करना है तो कंपोनेंट बी में भी पास करना, कंपोनेंट ए से बी में भी पास करना पड़ेगा, तो पहले इसे यहाँ डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने डी स्ट्रक्चर किया है इसको नेम, और यहाँ यूज़ करने के लिए इसको पास करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो ऐसे करते करते ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मान लो आपको 10 लेवल नीचे जाना हो तो फिर आपको तो पता भी नहीं चलेगा कौन से कंपोनेंट से किस कंपोनेंट में मैंने भेजा था उसको, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसका तरीका क्या है कि आप कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करो। कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करने के लिए आपके पास ये रहा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मत भेजो, क्लियर। आप पहले किसी एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करो, आप कितने भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे लेट यूज़र कॉन्टेक्स्ट, आप कोई भी नाम दो उसको जो रिलेट करे कि भाई नाम जो है मीनिंग से किसी से, यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है, हम यूज़र की डिटेल इसमें सेंड करेंगे। अब इसमें क्या किया जा सकता है कि हमारे पास में है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये रहा, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इनिशियल वैल्यू डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो। बेसिकली इनिशियल वैल्यू डालने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि हमें पता है क्या भेजना है, ठीक है। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई डालना चाहो, जैसे अगर कुछ नहीं भेजते हो तो यहाँ से चला जाएगा, दैट इज़ नल। हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया, और याद रखना ये रिएक्ट से यहाँ आ जाए, ये थोड़ा सा याद रखना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है कोई हुक नहीं है जो आप फंक्शन के अंदर यूज़ करोगे, ठीक है। आप इसको बाहर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप अलग फाइल बना के सारे कॉन्टेक्स्ट एक साथ रख सकते हो। जैसे आपने मान लो 10 कॉन्टेक्स्ट बनाए, 20 बनाए, आप सारे सारे एक साथ रख सकते हो। एंड नाउ अब हमें कहाँ प्रोवाइड करवाना है, इस ट्री स्ट्रक्चर में, इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में जो भी कॉल हो रहा है ना, इसके नीचे जो भी आ रहा है उसमें हमें इसको प्रोवाइड करवाना है। तो बेसिकली जैसे ही आपने क्रिएट यूज़र कॉन्टेक्स्ट बनाया, उसके पास ऑलरेडी एक कंपोनेंट बन जाता है, वो है प्रोवाइडर। तो आपने यहाँ लिखा यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। अब ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट है, इसमें आप कुछ भी एज ए चिल्ड्रन पास करोगे, मतलब इसके अंदर कुछ भी रखोगे। जैसे मैंने ये इसके अंदर रखा, एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 10 कंपोनेंट, और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट कॉल किए गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो 10 कंपोनेंट हैं, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, उन सब के पास ये स्टेट अवेलेबल होगी जो हम इस प्रोवाइडर के थ्रू आप प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। अब प्रोवाइड कैसे करवाएंगे, हमने लिख तो दिया, प्रोवाइडर नाम का कंपोनेंट यूज़ कर लिया। तो जब भी आपको प्रोवाइड करवाना हो तो यहाँ एक बेसिकली एक वैल्यू नाम से प्रॉप पास करना होता है, और इस वैल्यू नाम के प्रॉप में आप जो चाहो वो पास कर सकते हो। जैसे मैंने यूज़र को पास कर दिया, क्लियर। अब इस ट्री के अंदर
इस यहाँ इनके अंदर जो भी है, अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना उन सब के पास ये यूज़र नाम की वैल्यू है, यूज़र नाम की वैल्यू है। हाँ मन ये रहा, ठीक है। अब वापस से बात करते हैं कि हमने पहले इसे प्रोवाइड कर दिया, ये रहा। बस ये 2 स्टेप्स आपको फॉलो कर रहे हैं एज इट इज़। अब देखो सी के अंदर ए के अंदर बी कॉल हो, सी कॉल हो, सी डी कॉल हो, डी के अंदर ई कॉल हो, जितना भी कॉल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर कहीं भी, ये ट्री के अंदर कहीं भी कॉल करो आप पूरा। जैसे ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी और डी हैं, तो दोनों तीनों डी के अंदर ई बी एफ जितने भी कंपोनेंट है कितने भी हो, कहीं भी इस ट्री के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके पास कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है। देख लेते हैं। अब आपने प्रोवाइड करवा दिया, अब इस कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी के अंदर कंपोनेंट सी, या कंपोनेंट सी के अंदर डी, जितने भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास ऑलरेडी वो यूज़र की जो स्टेट है वो अवेलेबल है हर तरीके से, और दैट इज़ पॉसिबल। आप कैसे इसको यूज़ करोगे कि कॉन्स्ट, और बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ आपको लेट कॉन्स्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपने यूज़र नाम से एक वेरिएबल बनाया और अब आपको वैल्यू इस वेरिएबल में सेव करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर लिया, इसमें एक हुक प्रोवाइडेड होता है, वो है यूज़ कॉन्टेक्स्ट। क्या है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको कहीं भी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना है तो कौन सा हुक है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट। और इसके अंदर अब बेसिकली हमें किस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू चाहिए, हो सकता है मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो, तो कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है? किस नाम से बनाया हमने कॉन्टेक्स्ट? इस नाम से बनाया ना, किस नाम से बनाया? इसी नाम से बनाया है। और ये कॉन्टेक्स्ट अब हमें वहाँ पास करना है, पहुँचाना है, क्योंकि इसी से तो वैल्यू निकालेंगे हम। तो इसको एक्सपोर्ट तो कर दो। हो सकता है मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो, तो उसको पता तो होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको यहीं कहीं एक्सपोर्ट कर दो। और यूज़ करना चाहते हैं हम इसे सी के ऊपर, तो यहाँ इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूज़र कॉन्टेक्स्ट, ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको यूज़ कर लो। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू डाल दो, यूज़र कॉन्टेक्स्ट, ये क्लियर। बस अब इस यूज़र के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं दैट वाज प्रोवाइडेड, ठीक है, जो हमने प्रोवाइड करवाई थी। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर। इसके अंदर फ़िलहाल तो एक ही है, क्या है? नेम है बस, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर। और आप इस कॉन्टेक्स्ट को मोर डायनेमिक बना सकते हो, किसी फंक्शन को भी इसके अंदर पास कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फंक्शन को पास नहीं कर सकते, आप फंक्शन को भी कर सकते हो। जैसे मान लो फंक्शन, और ये फंक्शन कर क्या रहा है? कुछ नहीं। फ़िलहाल मान लो कि मैं कंसोल करवा लेता हूँ सिर्फ। अब हो सकता है कोई स्टेट चेंज कर रहे हो, ठीक है। जैसे सो नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और दिस फंक्शन इज सिंपली console.log हेलो, ठीक। तो इसको भी मुझे पास करना है, तो यूज़र, तो यहाँ यूज़र मैंने जो पास किया वो तो कर दिया, बट इस यूज़र को मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख सकता हूँ। किसके अंदर रख सकता हूँ? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट पास कर दो। अगर मल्टीपल चीज़ें आपको पास करनी है, आप कोई भी स्ट्रक्चर एरे पास कर दो, आपको जैसे पास करना है वैसे कर दो। तो यूज़र वाला तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक पार्ट हो गया, बाकी दूसरा जो है हम क्या भेजेंगे? सो। तो एक फंक्शन भेज दिया और एक ऑब्जेक्ट भेज दिया, ये यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली अब जो मैं गेट करूँगा वो मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक तो यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट और एक सो नाम का फंक्शन। आपको जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हो। बस थोड़ा सा ये कि कॉम्प्लेक्स होने के बाद में आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको मिल रहा है। तो जैसे मैं अभी कंसोल करवाऊँ इसको, तो बेसिकली मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा एक, और दैट ऑब्जेक्ट हैज़ 1 ऑब्जेक्ट, यूज़र ऑब्जेक्ट एंड 1 फंक्शन, ठीक है। अब चाहो तो इसको प्रिंट करवा लो, ये रहा। और हम इसको कॉल कर देते हैं अपने यहाँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और
बड़ा सिंपल सा है, स्टार्ट करके देखते हैं। npm run क्लिक किया और यहाँ जो है कॉन्टेक्स्ट, इसी नाम से राउट बनाया हमने, और यहाँ कुछ प्रिंट भी नहीं होगा क्योंकि हमने करवाया ही नहीं है, ठीक है। तो कंसोल में आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, बस यही प्रिंट होना था, जिसके अंदर एक तो फंक्शन है और एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट है। आप इसको जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, आपके पास फंक्शन अवेलेबल है, आप उसको जैसे चाहो वैसे कॉल करो, और आपके पास एक चीज़ और अवेलेबल है, वो क्या है, एक यूज़र ऑब्जेक्ट। तो आपको सोचना होगा कि आपको क्या पास करना है। हो सकता है कि मैं स्टेट तो कहीं और बना रहा हूँ और उसमें मॉडिफिकेशन कहीं और कर रहा हूँ, तो ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। बड़ा इजी सा वो है। चलो, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। अभी जो है मान लो आपको इतना सारा सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें अगर बहुत छोटी सी चीज़ है तो उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो वैसे ही पास कर सकते हो। जैसे 3 है तो 3 में भी इजीली पास किया जा सकता है प्रॉप्स के थ्रू। पर जब नंबर ऑफ़ कंपोनेंट बढ़ जाते हैं ना, जैसे मान लो 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप मर्ज करना चाहते हो, बेसिकली यूज रिड्यूसर कॉन्टेक्स्ट को एक साथ मर्ज करना चाहते हो, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हाँ, यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट यूज़ किए जा सकते हैं। हो सकता है एक स्टेट ना हो, जैसे अभी तक हमने जो बनाए हैं टू डू छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बट हो सकता है हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स साइट और वहाँ हज़ारों चीज़ें होती हैं, जैसे कैटेगरीज़ है, उसके अलावा अपना प्रोडक्ट्स का न्यू अराइवल है, उसके अलावा अपना प्रोडक्ट्स का फिल्ट्रेशन है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्ट है, पेमेंट है, ऑर्डर है, ठीक है, यूजर्स की डिटेल्स हैं, वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ उस केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास में आता है यूज़ रेफ, इसको प्रिंट करा के देख सकते हो आप चाहो तो, जैसे यूज़र डॉट, अब बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर यूज़र नाम से एक और है, तो उसके अंदर नेम है, तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट भी करवा सकते हो चाहो तो। और यहाँ ये प्रिंट भी हो गया, आपने ब्राउज़र के अंदर यूज़ भी कर सकते हो इसे। सेम फंक्शन को भी आप जहाँ चाहो कॉल कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, यूज़र डॉट फंक्शन का नाम यूज़र डॉट शो, और उसको कॉल कर देना है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेसिकली यूज़ रेफ। क्या है यूज़ रेफ? देखो, हम जब जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो वहाँ किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना इज़ लाइक उसको आईडी या क्लास देने के बाद में आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एंड सम अदर मेथड, ठीक है, जैसे बाय नेम, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है, ठीक, काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ हम उनको अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि हम रिएक्ट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसको इसी तरीके से यूज़ करें जैसे रिएक्ट में किया जा रहा है। क्यों उसको आईडी दें, क्यों उसको लिखें, तो उसके लिए हमारे पास में एक स्टेट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक कॉन्टेक्स्ट हुक है यूज़ रेफ। यूज़ रेफ का इस्तेमाल दो तरीके से किया जा सकता है। कोई ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो आप रेंडर्स के बीच में सेव रखना चाहते हो, जैसे एक बार रेंडर हुआ कंपोनेंट तो वापस से रिकैलकुलेट होती है सारी चीज़ें, तो नॉर्मल वेरिएबल तो वापस से इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। बट यूज़ रेफ क्या है, जब रेंडर हो रही है कोई चीज़ तो उसको रिमेंबर रखता है, बस री रेंडर नहीं करता कंपोनेंट को, बाकी स्टेट को या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सेव रखता है। दूसरा, आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। चलो कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं एक बार। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं फंक्शन, तो यूज़ रेफ डॉट जेएसएक्स, और इसके लिए भी हम ऐप में जाते हैं और ऐप में जाने के बाद में एक राउट क्रिएट कर देते हैं।
कहाँ है अपना ऐप डॉट CSX? चलो इसके लिए भी एक राउट क्रिएट कर देते हैं। पाथ का नाम क्या होगा हमारे? रैफ या यूज़ रैफ, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहो। मैं यूज़ रैफ ही लिख लेता हूँ। और कंपोनेंट जो है वो हमने यहाँ बना लिया, इसको सेव कर लेते हैं और इसको हटा के कंपोनेंट को कॉल कर देते हैं, यूज़ रैफ। क्लियर? अब पहली चीज़ तो मैं तीनों में अंतर बताया, तो नॉर्मल वेरिएबल, यूज रैफ और अपना जो है तीसरा स्टेट, तीनों ही वैल्यू सेव करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो वेरिएबल है वो जब भी रीरेंडर हो कंपोनेंट उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यूज रैफ क्या करता है, भले कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है लेकिन वैल्यू सेव रहेगी, ठीक है। और स्टेट क्या करता है, स्टेट वैल्यू तो सेव रहेगी लेकिन रीरेंडर कराने का काम भी किसका है? स्टेट का। तो इसीलिए हम मोस्टली स्टेट यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमारी वैल्यू चेंज हो तो यूआई भी अपडेट होना चाहिए। तो जैसे लेट काउंट 1, एक वेरिएबल का नाम लिया काउंट 1 0, ठीक। अब दूसरा हम यूज रैप से इस्तेमाल करते हैं लेट, और यहाँ मैंने लिखा काउंट रैप, कोई भी नाम ले सकते हो आप, काउंट नाम ले लो भले, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। काउंट इक्वल्स टू यूज रैप, दैट्स इट। यूज रैप ऊपर देख लेना आया या नहीं आया, ठीक है। और यहाँ आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे मैंने काउंट की वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू मैंने पास कर दी, ठीक है। अब एक वेरिएबल मैंने बनाया है नॉर्मल, एक वेरिएबल बनाया है रैप से, और एक वेरिएबल बनाते हैं स्टेट से। हालांकि स्टेट वाला बनाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम स्टेट बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसका नाम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, स्टेट ही रख लेते हैं ना, स्टेट, और सेट स्टेट इक्वल्स टू यूज रैफ, और इनिशियल वैल्यू इसकी भी 0 है, और सबको प्रिंट करा देते हैं। वेरिएबल, जैसे मैं एक पैराग्राफ के अंदर तो प्रिंट कराता हूँ वेरिएबल को, वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है? काउंट 1, ठीक है, काउंट 1। और दूसरी जो है चीज़ हमारे पास में है वो है रैप से बनाया हुआ वेरिएबल। तो रैप से बनाए हुए वेरिएबल को ना आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली यूज रैप आपको वेरिएबल नहीं देता, यूज रैप आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। यूज रैप क्या देता है? ऑब्जेक्ट। अभी काउंट जो है ना ये वेरिएबल नहीं है एक्चुअल में, ये वैल्यू नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और होती हैं, बट इसके अंदर एक करेंट नाम से वैल्यू होती है जो एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है। तो जैसे काउंट डॉट करेंट, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है जो इसमें पास की गई है। अभी क्या है? 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में स्टेट है, सबको पता है स्टेट, और स्टेट जो है वो क्या है, यहाँ हम देखते हैं, चलो स्टेट को प्रिंट करवा लेते हैं। एक बटन बना लेते हैं, और बटन एक क्यों, तीनों के लिए अलग अलग बना लेते हैं। मल्टीप्लाई 3, तो ये इसके अंदर मैं वेरिएबल लिख देता हूँ, ये वेरिएबल को मॉडिफाई करेगा और ये यूज रैफ को मॉडिफाई करेगा। और ये सब जो बता रहा हूँ ना सिर्फ समझाने के हिसाब से है ना, ऐसे मत करना कि क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, बस ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, केवल समझने के हिसाब से, और कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। तो यहाँ देखते हैं, अब ये मैंने 3 बटन्स बना लिए, और इन 3 पे अब मुझे इवेंट्स लगानी है तीनों पे।
क्यों? क्योंकि मेरे को तीनों को चेंज करना है। चलो तीनों को एक साथ ही चेंज कर देते हैं। और इवेंट है ऑन क्लिक, और उस ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ सबसे पहले तो इस वेरिएबल को चेक करेंगे काउंट, तो इसको तो डायरेक्टली मॉडिफाई किया जा सकता है काउंट प्लस प्लस, और ऐसे ही इस वाले वेरिएबल को भी मॉडिफाई किया जा सकता है काउंट डॉट करेंट प्लस प्लस, ठीक है। और ये बेसिकली काउंट 1 है ना, और इसको भी मॉडिफाई किया नहीं जा सकता, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे सेट स्टेट और स्टेट प्लस 1। तो ये 3 वेरिएबल है, देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ आते हैं अपने पेज पे, और सिंपली मैं यहाँ से अपना राउट चेंज कर देता हूँ, यूज़ रेफ। यूज़ रेफ इज़ नॉट अ फंक्शन, इट्स रिटर्न वैल्यू इज़ नॉट रिट्रीवेबल। कहाँ लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया क्या? यूज़ रेफ इज़ नॉट अ फंक्शन, कहाँ यूज़ किया यूज़ रेफ को, देख लेते हैं बात, कहीं हमने कुछ कोड में मिस्टेक की है। तो बेसिकली यूज़ रेफ, अच्छा मैंने स्टेट की जगह यूज़ रेफ लिख दिया क्या? खुद सोच रहा था कि स्टेट की जगह यूज़ रेफ कैसा होगा। चलो ठीक है, बाकी हमारा सब ठीक है। अब आते हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, आप कंसोल में देखो, हालांकि मैंने कंसोल में इनको प्रिंट नहीं कराया, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो इसकी वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू बढ़ रही है, ये मैं सोचना कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। अब मैं रेफ को करा रहा हूँ, देखो रेफ की वैल्यू भी बढ़ रही है, जितनी बार मैंने क्लिक किया ना, स्टेट पे जैसे क्लिक करूँगा रेंडर हो जाएगा। तो आप देखोगे रेफ की मैंने 9 बार क्लिक किया था, रेफ की वैल्यू रेंडर्स के बीच में भी सेव रहती है। सेम गोज फॉर स्टेट, अब स्टेट चेंज हो रही है, यूआई रेंडर हो रहा है, वेरिएबल की वैल्यू अब भी 0 है। रीज़न क्या है कि जब भी आप यूआई रेंडर होगा तो वेरिएबल रिकैलकुलेट होता है, उसकी पुरानी वाली वैल्यू हट जाती है और दोबारा से, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन कॉल ही तो है, फंक्शन को कॉल करोगे तो ये लाइन तो रीड होगी, तो ये लाइन रीड होते क्या हो जाएगा, काउंट 1 की वैल्यू 0। तो यही यहाँ हो रहा है, और ये जो है सेव रखता है लेकिन री रेंडर नहीं करवाता, और ये वैल्यू को रेंडर्स के बीच में सेव भी रखता है, प्लस यूआई को चेंज भी करता है। बस ये डिफरेंस है। अब एक डिफरेंस और है, जैसे मान लो आपको कोई वेरिएबल है, वेरिएबल कैसा, ये रहा। अब इसका मेरे को चेंज कलर करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है इसका चेंज करना है, ये है मेरे पास बटन। तो बेसिकली मैं एक रेफ से इसको एक्सेस करूँगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक बेसिकली हम गेट एलिमेंट बाय आईडी जावा स्क्रिप्ट में ऐसे कर रहे थे, तो वहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं, आप इस एलिमेंट को रेफ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो रेफ के थ्रू कैसे एक्सेस करोगे, आप इसका कोई नाम दो, ठीक है, जैसे मान लो बॉक्स नाम दे दिया, डिव नाम दे, जो भी आप देना चाहो, आपकी चॉइस है ना। तो मैंने यहाँ ये बॉक्स नाम दिया और यूज़ रेफ इस्तेमाल किया। अब इनिशियल वैल्यू तो कुछ है नहीं, अब मैंने यहाँ नल लिख दिया, ठीक है। इनिशियल वैल्यू नल मतलब हम और किसी न किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू वापस सेव हो जाएगी इसमें। तो जब आप ऐसा करोगे तो बेसिकली आपको क्या लिखना है, यहाँ रेफ, एक रेफ नाम का ये पास करना है और उसमें रेफ की वैल्यू डाल देंगे, रेफरेंस। बस अब जो ये बॉक्स है ना, इसके अंदर ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो जैसे मान लो ऑन क्लिक पे मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, और डायरेक्टली फंक्शन ही पास कर देता हूँ यहाँ, ये रहा, ठीक है। जैसे मैंने ये फंक्शन पास किया और उसके अंदर बॉक्स बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है। चेंज नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, जिससे क्या आसानी रहेगी कि हो क्या रहा है, अदरवाइज यहाँ तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो लेट चेंज इज दिस, ठीक है, चेंज ये रहा। अब जब ये चेंज कॉल होगा तो हमें क्या करना है, बॉक्स डॉट करंट, और ये एक्चुअल में उस एलिमेंट की वैल्यू, यहाँ तक हो गया। अब जैसे वहाँ करते थे
स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, सेम चीज़ कर सकते हो आप, स्टाइल डॉट जो भी लगाना है डॉट एट्रीब्यूट, आपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया कुल मिला के। बॉक्स डॉट करंट किस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा है, इसको, कहीं आईडी वाईडी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सेलेक्ट हो गया अपने आप। बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रीन, दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। बस इतना सा काम था यूज रेफ का। तो हुक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्या है हुक्स? बेसिकली हमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे स्टेट का हो गया, जैसे यूज कॉन्टेक्स्ट का हो गया, कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए, यूज रिड्यूसर हो गया, जैसे कि मतलब आप मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ लिख सकते हो कंडीशंस के थ्रू। और ऐसे ही हमारे पास में स्टेट हो गया, किसी वेरिएबल को बेसिकली कंपोनेंट की मेमोरी या रीरेंडर कराने के लिए यूज़ कर सकते हो स्टेट के थ्रू। तो इस तरीके से हम हुक्स को यूज़ कर सकते हैं, है ना। और हुक्स का रेफरेंस आप चाहो तो और भी हुक्स हैं, बहुत सारे हुक्स, जो कॉमन यूजेस हुक्स हैं वो यही हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ पढ़ेंगे और वो है हमारा बेसिकली एक इस लाइब्रेरी है, ठीक है, जो स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है। और एक चीज़ याद रखना, सिर्फ उसका यूज़ आप बड़ी स्टेट है ना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी, जहाँ आप मान लो स्टेट से परेशान हो गए हो कि इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में कैसे भेजूँ, इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में कैसे भेजूँ, तो वहाँ इस्तेमाल होती है। जहाँ वास्तव में जहाँ थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, आपको याद ही नहीं रखना, मतलब जैसे कितना याद रखोगे आपकी स्टेट से कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ पास हो रही है, कैसे इसको मैनेज करूँ, तो दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बस तो उसी लिए हम यूज़ करते हैं, एक लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट की और उसका नाम है रिडक्स। क्या है? रिडक्स। तो रिडक्स जो है बेसिकली वो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। और अब उसमें स्टेट कैसे मैनेज होती है, जैसे हमने रिड्यूसर यूज़ किया है ना, ऐसे ही उसमें भी रिड्यूसर्स होते हैं। रिड्यूसर के अंदर हमें पता है डिस्पैच क्या काम करता है, डिस्पैच बेसिकली रिड्यूसर को कॉल करता है। उसके अलावा हमें पता है एक्शन क्या होता है, एक्शन बेसिकली डिस्पैच के अंदर पास किया हुआ ऑब्जेक्ट होता है। सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ईजी होगा रिडक्स को पढ़ना। तो रिडक्स को हम बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि रिडक्स बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। अभी जो प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे वो इतने बड़े नहीं होंगे, क्योंकि मान लो अभी आपको बोल दिया जाए कि आपको प्रोजेक्ट बहुत बड़ा कोई बनाना है, जैसे कोई कंप्लीट फेसबुक जैसा या फिर कोई फ्लिपकार्ट जैसा या फिर कोई और साइट हो मान लो, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कम से कम 6 महीने साल भर चाहिए और अकेला आदमी बना भी नहीं सकता। तो आप टेक्निकली रिडक्स यूज़ भी नहीं करोगे कहीं, जब तक आप कहीं काम नहीं करते, जब तक यूज़ नहीं करोगे। लेकिन फिर भी अगर पहले से आपको पता हो कि रिडक्स काम कैसे करना है, तो कभी फ्यूचर में भी काम करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। चलो, तो मैं एक रिडक्स का नया क्रिएट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट, और रिडक्स नाम से ही कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ VS कोड में इसको ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले तो जो डिपेंडेंसीज हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm ये रहा, और ये इंस्टॉल होती रहेंगी जब तक हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कोई भी हम एक्सटर्नल लाइब्रेरी जब यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, तो हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसका बॉयलर प्लेट जो कोड है इसमें से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, वी डोंट नीड देम। ठीक, चलो फिर यहाँ आते हैं app.jsx में, इसको भी हटा दो, नीड नहीं है।
और रिडक्स आपको इन फ्यूचर भी समझना हो तो आपको रिडक्स के डॉक्यूमेंटेशन पर जाना है, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर। तो रिडक्स पे आप जाओगे, यहाँ आपको बेसिकली फंडामेंटल्स मिल जाएंगे, किस तरीके से रिडक्स काम करता है, कैसे रिडक्स को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हर एक चीज़, तो बेसिकली रिडक्स क्या है, अगर हम रिडक्स की बात करें तो ये एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है और सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, मतलब जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं ना उनको आप एक जगह मैनेज करोगे। कहाँ करोगे? एक जगह मैनेज करोगे। तो बेसिकली यहाँ आप देखोगे तो इसमें कॉन्सेप्ट है स्टोर का, ठीक है। तो मान लो आपको मल्टीपल जितने भी स्टेट्स हैं, 10 स्टेट हैं, 20 स्टेट हैं, और मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जो कॉम्प्लिकेटेड है। छोटी छोटी स्टेट्स जो है ना उनको इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर। भाई आप एक एक स्टेट कोई किसी मॉडल को ओपन और क्लोज कर रहे हो, उसके लिए स्टेट बनाई, उसको भी इसमें इंक्लूड कर रहे हो ना। तो बेसिकली स्टोर क्या करता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कंबाइन करता है। और स्टोर के अंदर भी दो ही चीज़ें होती हैं, जो एक तो स्टेट जो आपकी है और एक रिड्यूसर, ठीक है। एक क्या है? रिड्यूसर। तो इंस्टॉलेशन और ये गाइड आप यहाँ से देख सकते हो। मैं जो है एक कोर कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ इसका, दैट इज मुझे एक डायग्राम दिखाना है। कहाँ गया? क्रिएट चलो स्टार्ट करते हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मॉडर्न जो रिडक्स है उसके दो तीन चीज़ें हैं। जैसे स्टेट इम्यूटेबल होता है, उसको म्यूटेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास में एक और चीज़ है, वो है रिडक्स टूल किट। और रिडक्स टूल किट बेसिकली जो बॉयलर प्लेट कोड है ना उसको ईजी कर देता है और काफ़ी सारे काम करता है। तो एक तो कोर रिडक्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, रिडक्स टूल किट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हैं एक ही चीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों चीज़ें अलग अलग करो। तो अगर आपको रिडक्स आता है तो आप टूल किट बहुत ईजीली सीख सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये, सबसे पहले तो आपकी जितनी भी स्टेट्स हैं और उसको मॉडिफाई करने वाले फंक्शंस हैं वो अलग रहेंगे। तो यहाँ आप एक बना लो, ठीक है, रिडक्स नाम से फोल्डर बना लो, ठीक है, जिससे ये सारी स्टेट्स इसी के अंदर रहेंगी। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर मान लो आपको क्या स्टेट बनानी है, उस स्टेट के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ काउंटर, हम बेसिकली काउंटर की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो counter.js। इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा आपकी इनिशियल स्टेट क्या है। लेट, जैसे मान लो आपकी स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल स्टेट, क्लियर? ये रहा। तो इनिशियल स्टेट बेसिकली मेरी क्या है, 0। मान लो कोई एप्लीकेशन है उसकी 0 ही है वैल्यू, है ना। फिर आपको यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करना है। क्या करना है? फंक्शन। और आप नॉर्मली कोई फंक्शन टाइप डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली रिड्यूसर होगा। क्या होगा? काउंटर रिड्यूसर। ये हमारा काउंटर रिड्यूसर हो गया। और दैट काउंटर रिड्यूसर हैज़ टू थिंग्स। अब हमने जब पहले ये रिड्यूसर यूज़ किया था उसमें भी दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें थी? रिड्यूसर फंक्शन के अंदर डिस्पैच नहीं था, बेसिकली स्टेट और एक्शन थे। क्या था? स्टेट और एक्शन। रिड्यूसर फंक्शन बना रहे हैं अभी हम, बेसिकली यूज रिड्यूसर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो
ये तो सारा जितना भी दे रखा है ये तो टूल किट के साथ है, लेकिन अब हम इसको एज इट इज़ देख लेते हैं। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक स्टेट, ठीक है, और एक एक्शन, ठीक है। ये हमें पता है दोनों चीज़ें होती हैं। और स्टेट जो है बेसिकली वो होती है इनिशियल स्टेट की वैल्यू आपको स्टेट की दे देनी है, ये दैट इज़ इनिशियल स्टेट, ठीक है। कि भाई स्टेट की इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल स्टेट। अब हम बात करते हैं, वही कंडीशंस हम लगाते हैं कि मान लो इसको ऐड करना है, लॉजिक जो भी लिखना है, डिलीट करना है, रिड्यूस करना है, जो भी करना है वो हम लिख सकते हैं। लेकिन अब इस रिड्यूसर के लिए मान लो ऐसे मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मल्टीपल रिड्यूसर्स। तो इन सबको एक स्टोर में कंबाइन करना पड़ता है, जितने भी रिड्यूसर्स हैं वो एक साथ एक्सेस हो सके, मतलब अलग अलग स्टेट्स ना हो सबकी, उन सारी स्टेट्स को एक साथ यूज़ कर पाए। तो देखो हमने अभी तक एक चीज़ नहीं की है, वो की है इंस्टॉल नहीं किया हमने इसको, है ना। इंस्टॉल के बिना हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, npm-i, वैसे हालांकि काम तो एक ही आएगी बट दूसरी भी कर लो, रिडक्स, और एक है रिएक्ट रिडक्स। और आप जब भी ये देखोगे तो आपको नाम मिल जाएगा, है ना। यहाँ आप सिंपली जाओगे तो आपको यहाँ सबसे पहले यही चीज़ मिल जाएगी, क्विक स्टार्ट में ये रहा, रिएक्ट, रिडक्स और रिडक्स, ठीक है। तो यहाँ तो टूल किट इस्तेमाल किया, हम टूल किट नहीं कर रहे, हम कोर रिडक्स कर रहे हैं। तो टूल किट वाला डॉक्यूमेंटेशन भी क्यों खोलना है, और नॉर्मली हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ। और अगर आप देखना चाहते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। बहुत बहुत ज़्यादा वो है, यूज़ करना ईजी, ठीक है। तो इस तरीके से रिड्यूसर बना लिया हमने, अभी तक तो है ना। आगे का रिड्यूसर हम बनाएंगे, फिर आपको ये करना है। अब टूल किट में तो क्या है हमारे पास में, कॉन्फ़िगर स्टोर वो है, ठीक है, क्या है, कॉन्फ़िगर स्टोर। और यहाँ हमारे पास में दो फंक्शंस होते हैं तो स्टोर के अंदर, पहला तो है कंबाइन रिड्यूसर्स और दूसरा है क्रिएट स्टोर। तो सबसे पहले जितने भी रिड्यूसर्स हैं उन कंबाइन, अब इस रिड्यूसर को यहाँ से भेजना भी तो पड़ेगा भाई, किसी दूसरी फाइल में इसको इस्तेमाल करना है तो एक्सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इस रिड्यूसर को मैंने भेज दिया यहाँ से। तो हम अपनी स्टोर वाली फाइल में आते हैं, मान लो जितने भी रिड्यूसर्स हैं उन सबको यहाँ इंपोर्ट करो। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, इंपोर्ट, और रिड्यूसर का नाम क्या है, हमारे रिड्यूसर का नाम क्या है, काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। तो काउंटर रिड्यूसर। अब मान लो जितने भी हैं, और भी हो सकते हैं 2 4 5, सबको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। तो लेट कंबाइन रिड्यूसर्स इज इक्वल्स टू कंबाइन रिड्यूसर, और दिस फंक्शन टेक्स एन ऑब्जेक्ट, क्या लेता है ये, ऑब्जेक्ट, जितने भी हैं ना उन रिड्यूसर्स को की वैल्यू पेयर में आप पास कर दो, ठीक है। तो काउंटर कॉलन, रिड्यूसर का नाम क्या है, काउंटर रिड्यूसर। अब ये जब भी है ना इस की के नाम से एक्सेस होगा। अब इन कंबाइन रिड्यूसर्स को मैंने यहाँ कंबाइन कर लिया। मान लो एक और है कोई रिड्यूसर, अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हैं तो एक और रिड्यूसर होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उन सबको यहाँ लिख दो, ठीक है, ये रहा। और अब आपको क्या करना है, लेट स्टोर बनाना है इन कंबाइन रिड्यूसर से। तो हमारे पास फंक्शन है क्रिएट स्टोर, और जब आप इसको यूज़ करोगे ना तो बेसिकली ये वार्निंग देगा कि इसको यूज़ मत करो, आप क्या यूज़ करो, कॉन्फ़िगर स्टोर। तो आप कॉन्फ़िगर स्टोर यूज़ करोगे लेकिन टूल किट में, यहाँ इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना।
तो क्रिएट रिड्यूसर, और इसके अंदर आपको फंक्शन डाल देना है ये जो हमने बनाया है, कंबाइन रिड्यूसर किए ना, इन सबको यहाँ एक साथ डाल देना है। तो ये हमारा स्टोर बन गया। इस स्टोर को कहाँ यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है अपने जो कंपोनेंट ट्री है उसके रूट एलिमेंट के अंदर। कहाँ यूज़ करना है? रूट एलिमेंट के अंदर। रूट एलिमेंट, और रूट एलिमेंट कौन सा है हमारा? app.jsx। इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें बस इतना ही करना है। अब जैसे मान लो और रिड्यूसर्स होते और बना लेते, अलग अलग फाइल बना के बनाते जाते। जैसे मान लो प्रोडक्ट्स का है, कार्ट का है, जितने भी बनाते जाते, उन सबको यहाँ एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन करने के बाद में ये स्टोर क्रिएट कर देते। 3 स्टेप्स हैं बस, और 2 तो बड़े ईजी से फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अब जहाँ भी रूट कंपोनेंट है, अब बेसिकली सारे कंपोनेंट ऐप के अंदर ही आएंगे, क्योंकि हमने सेटअप क्या किया हुआ है? ऐप के अंदर ही सेटअप किया हुआ है। अगर राउटर यूज़ कर रहे हो तो राउटर भी इसी के अंदर रहेगा, ब्राउज़र राउटर पूरा है ना, वो भी इसी के अंदर रहेगा ना, इसके अंदर ही बनाओ। एक कंपोनेंट है प्रोवाइडर। क्या है? प्रोवाइडर। अब जो भी लिखना है ना पूरे प्रोजेक्ट में, वो इसी के अंदर लिखना। जैसे कॉन्टेक्स्ट में क्या होता था कि इसके अंदर जो भी है वो प्रोवाइड अपने आप वैल्यू पहुंच जाएगी वहाँ तक। सेम यहाँ हो रहा है, यहाँ वैल्यू भी पहुंच जाएगी, प्लस में वो फंक्शंस भी पहुंच जाएंगे, जितने भी रिड्यूसर्स हैं सब पहुंच जाएंगे अपने आप। तो यहाँ हमें एक पास करना पड़ता है कि स्टोर नाम से, और बेसिकली यहाँ हम स्टोर ही पास करेंगे। तो ये स्टोर मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया, अगर नहीं हो तो खुद कर लेना। तो यहाँ स्टोर पास करना पड़ता है जो आपने स्टोर क्रिएट किया है। बस हो गया। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखो, आप कुछ भी, मैं सेंस कि मैं एक यहाँ बना लेता हूँ एक नई फाइल काउंटर नाम से। किस नाम से? काउंटर नाम से फाइल बना लेते हैं। इस फाइल नेम काउंटर .jsx। दिस काउंटर हैज़ एक पैराग्राफ और एक बटन। इंक्रीज ठीक है, ये हो गया। अब हमारा काम हो गया, बस हमारा सेटअप हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब हम रिड्यूसर में क्या क्या लिखना लिखते रहेंगे। ठीक है, बस ये रिड्यूसर फंक्शन के अंदर क्या लिखना है वो हम बाद में लिखते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं, इसको यहाँ दिखाना भी है तो आपको जहाँ भी दिखाना हो इस प्रोवाइडर के अंदर रखना कुल मिला के इसको। और क्या नाम है इसका? काउंटर। अब ये इस काउंटर के पास और काउंटर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास अवेलेबल है ये स्टेट। बेसिकली स्टोर ही अवेलेबल है, स्टोर अवेलेबल है ये। तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये स्टेट प्रिंट करानी है यहाँ। ठीक है, ये दिखानी भी तो है वो जो मैंने बनाया है, बेसिकली जो भी अपना ये रिड्यूसर बनाया है, इसकी वैल्यू मुझे कहीं शो करानी है और कभी ना कभी अपडेट करनी है। 2 ही चीज़ें चाहिए मुझे, और तो किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हाउ टू गेट अ वैल्यू देख लेते हैं। पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। npm रन दे, और जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, है ना, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो npm रन देव हमने स्टार्ट किया और इसको यहाँ चला दिया। और तो उसके लिए हमारे पास में एक स्टेट, बेसिकली एक हुक है यूज सेलेक्टर। क्या है? यूज सेलेक्टर। तो यूज सेलेक्टर को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो सिंपली आपको लिखना क्या है? यूज सेलेक्टर। तो लेट और
काउंट नाम से वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया, देन यूज सेलेक्टर और दिस सेलेक्टर फंक्शन टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास होता है, ये रहा, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर स्टेट होती है। अब ये सेंट्रलाइज स्टेट है, मतलब सब एक ही जगह पे स्टेट, ठीक है। तो ये जो स्टेट वेरिएबल है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे स्टोर को, किसको, इस पूरे स्टोर को, ठीक है। अगर इस स्टोर के अंदर से मुझे उस रिड्यूसर पे पहुंचना है, इस पे, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस स्टोर के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर है काउंटर, तो स्टेट डॉट काउंटर जाऊंगा तो यहाँ पहुँच जाऊंगा इस जगह पे, मतलब स्टेट डॉट काउंटर लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ जो पास की गई है। अगर मान लो ये एक एरे होता या ऑब्जेक्ट होता तो उसके अंदर भी डॉट लगाना पड़ता। तो बेसिकली हमारा जो स्टेट है, स्टेट नाम का वेरिएबल, और दैट इज़ दैट स्टेट, तो ये मुझे स्टोर का एड्रेस दे रहा है, कहाँ का, स्टोर का, इस स्टोर का, और इस स्टोर के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं, और इन रिड्यूसर्स को एक नाम से मैंने स्टोर में सेव किया है, दैट इज़ काउंटर। अगर मैं काउंटर रिड्यूसर करता तो मुझे काउंटर रिड्यूसर लिखना पड़ता, तो मैंने काउंटर नाम से इसको सेव किया है, दैट्स इट। और इसके अंदर स्टेट डॉट काउंटर लिखेंगे, स्टेट डॉट काउंटर। स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना, और शायद काउंटर में छोटी है ना, ये क्या है, छोटी स्पेलिंग, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना, दैट्स इट। नाउ इस रिड्यूसर के अंदर जो भी स्टेट थी वो इस काउंट के अंदर सेव होगी, ये हो गया। प्रॉब्लम इज, और अगर इसमें स्लाइस रिड्यूसर फॉर एनी काउंटर रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइज द स्टेट पास टू द रिड्यूसर इज अनडिफाइंड, यू मस्ट एक्सप्लिसिटली रिटर्न इनिशियल स्टेट। तो प्रॉब्लम यहाँ है, यू शुड यूज रिटर्न स्टेट, ठीक है, रिटर्न स्टेट, इसके बिना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या है कि हर एक इस कंडीशन में स्टेट आपको रिटर्न करनी है, ये रिड्यूसर फंक्शन की खास बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा अभी क्या है, वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 है बेसिकली ये रही। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इंक्रीज पे इस स्टेट को इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि एक डिस्पैच नाम का फंक्शन होता है जो क्या करता है, इस रिड्यूसर को कॉल करता है, और ये रिड्यूसर अकॉर्डिंग टू एक्शन, कौन सा एक्शन करना है वो डिसाइड करता है कि उसको अपडेट कैसे करना है, बढ़ाना है, घटाना है, कुछ जोड़ना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो ये सेम वही रिड्यूसर जैसा ही है, बस यहाँ क्या हमने पहले इनिशियल स्टेट पास की है, दैट्स इट। अब देख लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक डिस्पैच जो आएगा उसके अंदर एक्शन होगा, तो यहाँ मैं एक कंडीशन बना लेता हूँ, इफ़ एक्शन डॉट टाइप इक्वस टू इंक्रीज, क्या आएगा, इंक्रीज या ऐड। मान लो इंक्रीज ही आता है, इंक्रीज तो टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऐड आता है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। लेकिन याद रखना, जब आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर्स हो, है ना, तो आप ऐसे एक नाम मत लिखना, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि हो सकता है ऐड आप कहीं और भी यूज़ कर रहे हो, जैसे कार्ट में भी कुछ ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट्स में भी कुछ ऐड कर रहे हो, तो दैट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर रिड्यूसर टू डिसाइड विच रिड्यूसर शुड रन, ठीक है। तो इन दैट केस आप पहले रिड्यूसर का नाम लगाओ, जैसे काउंटर स्लैश ऐड,
अब यहाँ करना क्या है, स्टेट को चेंज करना। तो अब जो भी रिटर्न करोगे वो बेसिकली स्टेट की नई वैल्यू हो जाएगी। तो स्टेट को म्यूटेट कर नहीं सकते, तो स्टेट +1 मैंने रिटर्न कर दिया। तो स्टेट की जो पुरानी वैल्यू है उसमें जो नई जोड़ के ये रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा वो स्टेट की नई वैल्यू हो जाएगी। दैट्स इट, ये हो गया ना। ये एक्शन डॉट टाइप अगर काउंटर/ऐड आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्टेट +1 हो जाएगा। स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेट नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर पास करते हैं, तो हमने डिस्पैच तो कहीं बनाया नहीं, हमें डिस्पैच कहाँ से मिलेगा, कहीं है ही नहीं। तो बेसिकली इसके लिए एक हुक है, ठीक है, क्या है हुक। तो लेट डिस्पैच, आपको कुछ भी नहीं सोचना कहाँ से क्या आ रहा है, बस आपको डायरेक्टली डिस्पैच यूज़ करना है, डिस्पैच। और ये यहाँ एक हुक प्रोवाइड करवाया गया, यूज डिस्पैच, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। और ऑन क्लिक इस डिस्पैच फंक्शन को हम कॉल कर देंगे जैसे रिड्यूसर के अंदर किया था। ऑन क्लिक डिस्पैच, और इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ये पता है ना हमें, एक्शन नाम का ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर होगा टाइप, एंड टाइप शुड बी वो सेम नेम होना चाहिए जो वहाँ हमने इस्तेमाल किया। अगर डिफरेंट हुआ तो काम नहीं करेगा। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है कि दैट वी शुड यूज़ ठीक है। बस हमने डिस्पैच कॉल कर दिया और ये डिस्पैच अपने आप ठीक है कॉल करेगा इस काउंटर के रिड्यूसर को। यहाँ एक्शन डॉट टाइप चेक करेगा और ये स्टेट रिटर्न कर देगा, और जैसे ही स्टेट रिटर्न होगी वैसे ही यूआई अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, बस इतना सा करना था। वन टू थ्री फोर फाइव सेम गोज फॉर द डिक्रीज बटन। ठीक है, अगर मान लो हमने डिक्रीज बटन बनाया, बटन डिक्रीज ऑन क्लिक। अब डिस्पैच तो हमने पहले ही ले रखा है, तो डिस्पैच तो बार बार करने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही डिस्पैच है वो, अब कितनी बार कॉल कर लो उसे, डिस्पैच। और इस बार फंक्शन के अंदर यहाँ मैं दूंगा टाइप, और टाइप होगा काउंटर स्लैश मान लो सबट्रैक्ट। ठीक है, तो सब नाम से मैंने दे दिया है ना, दैट्स इट। अब ये सेम टाइप वहाँ भी तो होना चाहिए रिड्यूसर के अंदर, जब ही तो चलेगा। तो यहाँ से एक्शन तो पास कर दिया, बट उस एक्शन को काउंटर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो यहाँ बना लो एल्स इफ एक्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू। अब अगर ये मैच होता है, ठीक है, एक्शन डॉट टाइप, तो क्या करना है, रिटर्न स्टेट -1, दैट्स इट। बना सकते हो बहुत इजीली। अब आपका सारा जो लॉजिक है ना, वो सब लॉजिक कंपोनेंट से बाहर हो गया। अब सारा लॉजिक यहाँ रहेगा इस रिडक्स में। अब यहाँ आप मल्टीपल रिड्यूसर्स बनाते जाओ, इस कंबाइन रिड्यूसर में डालते जाओ, और ये सारे प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होंगे, पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट। ये एक ग्लोबल स्टेट बन गई हमारी, जो हर जगह अवेलेबल होगी। यही चाहिए था हमें, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलो दैट्स इट। तो अब आपको करना क्या है, आपको यही काउंटर वाली एप्लीकेशन बनानी है खुद से और भेजनी है ग्रुप में ना। अभी एक काउंटर वाली बनानी है और भेजनी है।
और ये मैं इसको गेट पे डाल रहा हूँ, अभी भेजनी है ना। आप कितनी देर में भेज दोगे? 10 मिनट? ठीक है, 10-15 मिनट में कर लो। सब लोग इधर ध्यान दो। तो जैसे हमने पहले सेटअप किया हुआ है प्रोजेक्ट का, ठीक है, जैसे मान लो मेरे को एक ब्लॉग का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? देखो, दिस इज़ होम पेज। होम पेज को आप कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे उसमें अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं। जैसे पहले सेक्शन में आप अबाउट बता रहे हो उसके बारे में कि भाई है क्या ये, है ना, ब्लॉग शेयरिंग साइट या ब्लॉग साइट या पोस्ट साइट, ऐसी हमारे पास कोई साइट है। अब इन दैट केस आप क्या कर रहे हो कि उसको जितने भी ब्लॉग्स हैं उनको दिखा रहे हो, ठीक है, ब्लॉग्स को दिखा रहे हो। तो ये हमारे पास एक ब्लॉग्स का पेज हो सकता है। दूसरा हमारे पास एक पेज होगा सिंगल ब्लॉग का। किसका? सिंगल ब्लॉग का। अब सिंगल ब्लॉग का कैसे काम करेगा? बेसिकली वो काम करेगा आईडी के अकॉर्डिंग। किसके? आईडी हम पास करेंगे तो वो डायनेमिक आईडी होगी ना, वो सब हम देखेंगे। फिलहाल राउटिंग में नेस्टेड राउटिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम मान लो पेजेस बनाते जा रहे हैं और हमने पेजेस डिसाइड कर लिए पहले ही। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमने पेजेस डिसाइड कर लिए। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ एक फाइल एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। तो अब चाहो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि हम कौन कौन से पेजेस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पेजेस डिसाइड करने, कौन कौन से पेजेस आप बनाओगे। अब जनरली मान लो हमारे पास आइडिया है ब्लॉगिंग का, ठीक है, तो मैं एक पेज बनाऊंगा होम का जहाँ मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है, और दूसरी पेज होगा जिस पर मैं केवल सारे के सारे ब्लॉग्स दिखाऊंगा। दैट्स इट। ठीक है, ब्लॉग्स का एक पेज होगा और एक जो पेज होगा वो सिंगल ब्लॉग के लिए होगा। किसके लिए होगा? सिंगल ब्लॉग के लिए, जहाँ मैं एक ब्लॉग दिखा रहा हूँ। और दूसरा पेज होगा क्रिएट ब्लॉग के लिए। ठीक है, तो अब ब्लॉग बनाना है तो क्रिएट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जनरल फिनोमेना है और मैं ज़्यादा पेजेस नहीं बनाऊंगा इसमें। रीज़न क्या है कि अगर आप जितना बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हो इसको। इसमें 100 पेज करो, 500 करो, 1000 करो, ये आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड करता है। क्योंकि आप इसे रोकना नहीं चाहोगे तो कितना ही बनाते चले जाओ। जैसे ब्लॉग्स के ऊपर कमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं, कमेंट्स के ऊपर आपकी और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो क्रिएट ब्लॉग, सिंगल ब्लॉग, ये नॉर्मल हो गया। उसके अलावा आप कॉन्टेक्ट अस का एक डाल सकते हैं, एक अबाउट का डाल सकते हैं, ठीक है, और या फिर इन सबको दोनों को मर्ज करके होम के अंदर ही मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अबाउट ऊपर ऊपर दे दिया आपने और उसके नीचे कॉन्टैक्ट का दे दिया। दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपने यहाँ 1 2 3 4 5 6 पेजेस। अब ये तो ब्लॉग की साइट में देखने वाले हो गए। और जो हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, जैसे अब जैसे यूज़र लॉगिन करें, ठीक है, कोई ना कोई तो पोस्ट डालेगा ही, उसी के बाद तो पोस्ट दिखेगा, वैसे ही थोड़ा दिख जाएगा। तो यूज़र होना चाहिए और यूज़र जो है वो साइन अप भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साइन अप। ठीक है, जिससे उसका डेटा हम सेव कर पाएँ। साइन अप के अलावा यूज़र लॉगिन भी करेगा। क्या करेगा? लॉगिन भी करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटीज़ भी होंगी। अब उसने जो पोस्ट अपडेट किया, मतलब जो क्रिएट किया है, उस पोस्ट को बेसिकली वो अपडेट भी करेगा, क्रिएट भी करेगा और सारी फंक्शनैलिटीज़ भी करेगा। तो बेसिकली क्रड ऑपरेशंस भी करेगा उनके ऊपर। भाई अपनी पोस्ट को डिलीट करने का भी तो उसके पास पावर होना चाहिए, डिलीट भी करेगा। तो इतने सारे पेजेस हम उसके अंदर बनाएंगे। अब सबसे पहली चीज़, रिएक्ट के अंदर आप जब ब्लॉक्स दिखा रहे हो तो ब्लॉक्स का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होगा।
जैसे होम पेज में मान लो इसको पेजेस का तो डिज़ाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो क्योंकि हम कोई फिग्मा इग्मा या फोटोशॉप डिज़ाइनर नहीं है, तो आपको डिज़ाइंस उठाने ही पड़ेंगे। आप सिंपल टेम्पलेट्स उठा सकते हो। जैसे ये मेरे पास एक फैशन ब्लॉगिंग का साइट है, बड़ा नॉमिनल सा साइट है, यहाँ से आप डिज़ाइन उठा सकते हो। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। देखो इसमें क्या दिखाया है, कुछ भी नहीं, और कितना प्यारा लग रहा है ये मिनिमलिस्टिक। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है द ब्लॉग, इसको हटा दो, ये लिख सकते हो, बड़ा प्यारा। कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल एक नेविगेशन बार है और उसके नीचे सीधे सीधे ब्लॉग्स हैं। जैसे मैंने ये ब्लॉग्स का पेज उठा लिया, बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये, बहुत ज़्यादा, और एकदम मेटेरियलिस्टिक डिज़ाइन है, शार्प। ऐसे ही आपको डिज़ाइंस देखने पड़ेंगे। जैसे आपके अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है। अब जैसे मैं गूगल करता हूँ शो ऑल ब्लॉग्स पेज डिज़ाइन, और एक्चुअल आपको पूरा डिज़ाइन यहाँ नहीं मिलेगा, खुद से भी सोचना पड़ेगा। डिज़ाइन टेम्पलेट, आप इस तरीके से गूगल कर सकते हो। आपने टेम्पलेट सर्च किया और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और आई थिंक दिस, और यहाँ देखो सारे ब्लॉग्स दिख रहे हैं, और ये मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। देखो आप इसको जूम करके, जूम का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ। बड़ा एक नॉमिनल सा डिज़ाइन है, हालांकि दिख नहीं रहा है, लेकिन आप देखोगे कार्ड में दिखाया है, 1 2 3 कार्ड में हमारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। उन ब्लॉग्स में बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है हर एक में, कि पहला किसने क्रिएट किया, फिर उसका टाइटल या थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, और देन कब ये हुआ है ना, डेट, बस ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एक इमेज चाहिए, क्या हमें कुछ नहीं चाहिए, एक इमेज चाहिए और एक टाइटल चाहिए, एक डेट चाहिए, बस। तो आप जितना मिनिमम रखो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बढ़ाते जाओगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। चलो, इसको जैसे हमारा पेज है, तो ये डिज़ाइंस आपको नेट से ही देखने पड़ेंगे। आप गूगल करके कोई भी प्यारा सा डिज़ाइन, बस याद ये रखना कि जब भी आप डिज़ाइंस उठाओ ना, तो कलर स्कीम सेम रखना। ऐसा नहीं है उसमें कुछ और कलर दे दिया होम पेज में, अबाउट में कुछ और दे दिया, कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कलर की जो स्कीम है वो सेम रखना। और जनरली डिज़ाइनिंग में टाइम ना वेस्ट करो तो ज़्यादा बेहतर है। आप बूटस्ट्रैप का यहाँ से लिंक कॉपी करो, ठीक है, ये रहा, और अपने प्रोजेक्ट का जो index.html इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो, तो आपको बूटस्ट्रैप पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। और बूटस्ट्रैप हम कर भी चुके हैं, और आपका काम भी बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ बेसिकली हमारे पास कितने पेजेस होंगे, मैंने बनाए हैं ये, है ना। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, जैसे ब्लॉग्स पे कमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, रेटिंग भी हो सकती है ब्लॉग उस पोस्ट की, और भी बहुत हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितना बढ़ाते जाओगे वो बढ़ता चला जाएगा। हमें एक नॉमिनल डिज़ाइन देखना है, बस बहुत नॉमिनल सा, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये सफिशियंट है, मतलब हमारे पास पेजेस होंगे 1 2 3 4 5 6 और 3 ये 9, और 9 पेजेस का मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, आप खुद से डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पेजेस हैं। अब बात करते हैं आगे क्या करना है। सबके लिए तो हमें राउट सेटअप करने हैं, ठीक है, और सेटअप राउट्स, अगर नेस्टेड राउटिंग है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास नेस्टेड राउटिंग नहीं होगी, कोई बात नहीं है तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर है तो कैसे सेटअप करेंगे वो हम कल देखेंगे, ठीक है। अब आती है दूसरी बात, जब आपके रिपीटेड जो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जैसे ब्लॉग्स का जो कंपोनेंट है, इसके अंदर कार्ड्स रिपीट होंगे, ठीक है। एक जो पोस्ट होगी ब्लॉग की, जो ब्लॉग पोस्ट होगी एक, वो बेसिकली क्या होगी, हर एक उसमें रिपीट होगी, तो ठीक है। ऐसी चीज़ का आप डेफिनेट एक स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, अब तक भी हमने फ्रेंड का एक स्ट्रक्चर बनाया था, ध्यान है, हमने फ्रेंड वाला प्रोजेक्ट किया था, इससे पहले जो प्रोजेक्ट किया वो भी हमने बनाया है ना। इससे पहले मैंने क्या दिया था, वो अपना
हाँ हाँ, तो वो कार्ड वाले दिए, उनमें सेम स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा सेम स्ट्रक्चर बना लेना है। और जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे पोस्ट। अब जैसे मैं पोस्ट का बना रहा हूँ तो सोच के देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। सम टाइम जैसे सबसे पहली चीज़ तो आईडी, ये हर एक में यूनिक होगी, ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए। और मे बी उसका टाइटल होगा, टाइटल कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो रिएक्ट ही टाइटल हो सकता है किसी पोस्ट का, ठीक है, रिएक्ट। उसके बाद इसके अंदर होगा डिस्क्रिप्शन या बॉडी पोस्ट का, ठीक है, टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी नाम लिखना चाहो। तो यहाँ आप XYZ कुछ भी, मतलब एक पैसेज का पैराग्राफ हो या फिर बड़ा हो, आप पूरा लिख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो हम इसके अंदर सेव करेंगे वो करेंगे ऑथर, कि इसे किसने लिखा, ठीक है। और यहाँ होगा यूज़र का नाम, क्या होगा, यूजर्स नेम, जिस यूजर ने इसे लिखा है। वो कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। यूजर्स नेम करने के बाद में एक होगा टाइम या डेट, ठीक है। अगर आप टाइम नहीं लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली डेट लो, डेट लास्ट मॉडिफाइड की, जैसे मान लो 23 मार्च, ठीक है, इस तरीके से। और डेट कैसे सेव होती है वो हम देख लेंगे, बट दिस इज़ द वे। अब जब ये क्रिएट हुआ उस टाइम की डेट चाहिए, क्लियर। ऐसे ही आपको मल्टीपल 10-20 ऑब्जेक्ट्स बना लेने हैं अपने पेज में दिखाने के लिए, और ये आप बनाओगे और ये पेजेस आप दिखाओगे। और आप कोई भी साइट यूज़ करो, XYZ, टिकट बुकिंग हो या आपका एक ट्रैवल की साइट हो या होटल का हो शो कराने का, या ई-कॉमर्स हो, ठीक है, या कोई बिडिंग की साइट हो, सब में ये सेटअप होता है। कार्ड आपको दिखेंगे छोटे छोटे छोटे, क्योंकि अगर नहीं भी है ना, तो जो डिज़ाइनर डेवलपर होता है वो कोशिश करता है कि पूरे प्रोजेक्ट को ऐसा बनाया जाए कि उसमें सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो। जैसे इसमें क्या है, अगर मैंने यहाँ से चेंज किया कुछ तो ऑटोमेटिकली सारे कार्ड्स में चेंज हो जाएगा। मैं क्या मैप चलाऊँगा इसके ऊपर और सारा काम हो जाएगा। तो हर जगह होता है, और नहीं है तो करो खुद से, ठीक है, खुद से सोचो कैसे कर सकते हैं। और जनरली 99% में सब में होता है। अब चाहे कोई कॉमर्स की साइट उठा के देख लो, क्योंकि वह हर एक का डिज़ाइन नहीं बना सकते ना। जैसे मान लो भाई सोप के लिए अलग डिज़ाइन दें और फ़ोन के लिए अलग दें, उनको दिखानी 4 इन्फॉर्मेशन हैं, एक तो प्राइस, रेटिंग, ठीक है, उसके अलावा कंपनी और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन अगर है तो। नहीं है तो वो बस प्रोडक्ट का नाम दिखा के, एक इमेज दिखा के काम चला लेते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एक इमेज और आएगी, क्या आएगी, इमेज, ठीक है, ठीक है, इमेज। और इमेज आप लोकली रख सकते हो अभी के लिए, या फिर आप लोकली रख लो, ठीक है। आप काम करना यहाँ से उठाओगे इमेजेस और इंपोर्ट कर करके यूज़ कर लोगे। अगर आपको लग रहा है कि इतने ज़्यादा इंपोर्ट्स हम नहीं कर सकते तो उसका भी एक सॉल्यूशन होता है, बट फिलहाल के लिए आप इस पब्लिक फोल्डर में भी रख सकते हो। इस पब्लिक फोल्डर में स्लैश लगा के सारी इमेजेस एक्सेस हो जाती है, ठीक है। आप पब्लिक फोल्डर के अंदर भी इमेजेस रख सकते हो, तो आपको खाली क्या लिखना है, स्लैश, पब्लिक नहीं लिखना, स्लैश लगाते ही उस फाइल का नाम लिखो, आपका आ जाएगा। और जब IMG टैग आप इस्तेमाल करोगे ना SRC के अंदर, तो स्लैश और उस फाइल का नाम, जैसे यहाँ मान लो आपने car.jpg डाल रखी है, तो बस यहाँ क्या लिखना है, स्लैश car.jpg, और इसको डायरेक्ट SRC के अंदर लिख दो, तो आपका काम हो गया। और यू कैन यूज़ इंटरनेट इमेजेस, दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। तो कल का काम क्या है आपका, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, बेसिकली एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाओगे। कल का जो काम है वो यही है ना, एक टेक्स्ट फाइल में आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है। और आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है भाई, जिसमें हम बैक एंड इसमें बाद में अटैच करेंगे। फिलहाल के लिए फ्रंट एंड तो बने, अगर पता चला कि फ्रंट एंड ही नहीं बना रहे हो फिर एक साथ प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको टाइम लगेगा प्रोजेक्ट बनाने में। तो आज से ही आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना, और सेम इसी तरीके से आपको सेटअप
भेजना है आपका, है ना, एक टेक्स्ट फाइल में कि हम पेजेस ऐसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर उसके अंदर सेव होगी। जैसे अभी ये तो केवल स्ट्रक्चर किसकी है, ये केवल पोस्ट की है, और एक स्ट्रक्चर और बचती है हमारे पास में, वो है यूज़र की। किसकी? यूज़र की स्ट्रक्चर। तो यूज़र की क्या क्या करोगे आप सेव, कोशिश करना मिनिमम रखने की, जैसे नेम है और इमेज में भी, और क्या, हाँ ईमेल, ईमेल और इमेज भी हो सकती है, ठीक है। प्रोफेशन भी हो सकता है अगर आप ब्लॉग ही ले रहे हो, और क्या हो सकता है, एज हो सकती है, ठीक है। तो इसको मिनिमम रखने की कोशिश करना, क्योंकि हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना रहे जो हमारे पास में भाई प्रोफेशन से उसको हम जज करें या फिर उसकी एज से उसके ब्लॉग्स को कैटेगराइज करें, तो अभी नहीं है। बाद में आप चाहो तो बना सकते हो, बट अभी के लिए मिनिमम इन्फॉर्मेशन, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, मे बी एज हो गई, ठीक है, प्रोफेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो ये आपको रखनी है। इसके अलावा अगर आप मान लो पोस्ट में कमेंट्स ऐड करते हो, दैट ऑल्सो हेक्टिक डील, अगर करते हो तो फिर आपको वो भी ऐड करना पड़ेगा, उसका भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और उनमें अगर रिपीटेटिव केस है, जैसे यूजर्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट होंगे, ब्लॉग्स पोस्ट मल्टीपल, कमेंट मल्टीपल, तो क्यों ना कमेंट्स का एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए सबको। तो ऐसा आपको बना के अपना जो प्रोजेक्ट है उसका सेटअप करोगे, और कम से कम आप पेजेस रखोगे 4, और मैक्सिमम पेजेस आपका 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा। हाँ मनीष खंडेलवाल, कुछ पूछना है क्या? नो सर, नो सर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और कोई नहीं, अपने हिसाब से बनाओ, आप भेजोगे मुझे तो कोई करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा। आप प्रोजेक्ट का नाम चूज करोगे खुद के हिसाब से, और आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, या फिर यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ई कॉमर्स साइट ही 90 तरीके से बनाई जा सकती है, कि आप खाली शू बेसिस पे बना रहे हो शू की एक, या फिर क्लॉथिंग की साइट बना रहे हो, या फिर आप मान लो कोई रिपेयरिंग की साइट बना रहे हो, रिपेयरिंग की भी तो ट्रैकिंग सिस्टम हो सकता है, ऑर्डर ट्रैकिंग की साइट बना रहे हो, मे बी आप टिकट बुकिंग की साइट बना रहे हो, और यू कैन हैव ए ट्रैवल ब्लॉग्स, ठीक है, और ब्लॉगिंग में भी टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग्स या फिर कोडिंग ब्लॉग्स। तो साइट इन तो आपके पास हज़ारों आइडियाज़ हैं, एक छोटी से छोटी दुकान से लेके एक बड़े से बड़े मॉल, हर जगह, ठीक है। एक आदमी हो चाहे कोई कार हो, आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं बना सकते। तो कोई भी आइडिया चूज कर सकते हो, जैसे आप कार की डिटेल्स दिखाना चाहते हो, ऐसा कोई डिटेल, आप मोबिलिटी की साइट बनाना चाहते हो, जो अपने बाइक्स वगैरह होती हैं उनकी डिटेल्स दिखाए, और आप मे भी कोई सर्विस सेंटर की साइट बना सकते हो, ठीक है, या फिर कोई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब आप गूगल कर सकते हो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। और आपको ये सेटअप बना के मुझे भेजना है, कल भेज दोगे। एक तो क्या भेजना है आपको, कितने पेजेस उसमें बनेंगे, ठीक है, और कंप्लीट उसका राउटर का सेटअप करके भी बना के रखना है ना। तो कल से मैं प्रोजेक्ट जो बनाऊंगा ना कल, तो मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, और आप अपने हिसाब से अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करोगे, और आप मैक्सिमम 4 या 5 दिन में उस फ्रंट एंड के सेटअप को कंप्लीट करोगे। और जब तक 4 या 5 दिन में ही आपका मोस्ट प्रोबेबली बैकएंड भी स्टार्ट हो जाएगा काम करना, ठीक है। चलो, तो ये आपको करना है। अभी अटेंडेंस ले लेते हैं और आप जा सकते हो, और कल तक भेजना ही है सबको, हर एक को। अगर 2 या 3 लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम 3 लोग काम कर सकते हैं एक ग्रुप में ना, एक प्रोजेक्ट पे। तो अगर ग्रुप में किसी के साथ काम कर रहे हो तो तीनों एक ही मैसेज करना, नाम लिख के आप आपस में बात कर लेना, और सारे के सारे मैसेज कर देना। और ये सारा जो है ये आपको मिल जाएगा किस तरीके से आपको सेटअप करना है। चलो, अभी